हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपने हॉरर मूवी में विलन्स एज अ घोस्ट, मॉन्स्टर, सेटन या फिर किसी क्रिमिनल को देखा होगा, पर आपने सोचा है कि टाइम भी आपको हॉरर और थ्रिल दे सकता है एक मूवी में। यस गाइस, टाइम। और मेरी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनी एक मूवी पे है, जो कि है द हाउस ऑफ डिसअपियर्ड। हाउस ऑफ डिसअपियर्ड 2017 में आई एक साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है लिम डे-वुक ने, जिन्होंने ब्लडी रियूनियन जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। और दोस्तों, ये मूवी बेस्ड है वेनेजुएलन हॉरर मूवी पे द हाउस एट द एंड ऑफ द टाइम, जो कि आई थी 2013 में। गाइस, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ये आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें टाइमलाइंस एक साथ चलती हैं और ये मूवी पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में स्विच करती रहती है, इसीलिए टाइमलाइन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हाउस ऑफ डिसअपियर्ड की IMDb रेटिंग है 6.4 और गूगल यूजर्स ने इसे 93% लाइक किया है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी की शुरुआत होती है साल 1992 से और आज दिन है 11 नवंबर और वक्त है 11:11। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टाइम को इतना ध्यान से क्यों बता रही हूँ। वेट, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और टाइम को याद रखिएगा, 11:11। अब हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर हमारी लीड कैरेक्टर कंग मीही बेहोश थी और उसके माथे से खून बह रहा होता है। जब मीही को होश आता है तो हम देखते हैं कि उसके बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। मीही वो आवाजें सुन के उनकी तरफ जाती है। मीही काफी डरी हुई थी। मीही बेसमेंट में देखती है और वहाँ उसके हस्बैंड को किसी ने चाकू से स्टैब करके मार दिया था और सामने उसका बेटा ह्योजे डरा हुआ खड़ा था। वो अपनी माँ के पास जाने की यानी मीही के पास जाने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से कोई आइडेंटिटी उसे खींचते हुए एक छोटे से रूम में ले जाती है और जब मीही उसको खोल कर देखती है तब वहाँ पे सिर्फ एक दीवार होती है। मीही का बेटा गायब हो चुका था, जिसे वो समझ नहीं पाती, इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पर पुलिस को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता और वो मीही को ही अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पे मिले थे। इसीलिए पुलिस मीही को अरेस्ट कर लेती है अपनी फैमिली के खून करने के इल्जाम में। अब नेक्स्ट सीन में हम मीही को जेल में देखते हैं और देखते ही देखते 25 साल बीत जाते हैं, पर गवर्नमेंट मीही को होम अरेस्ट की शर्त पे छोड़ देती है, जिसमें से 2 पुलिस वाले हमेशा उसके घर के पास रहेंगे जब तक कि उसकी सजा का टाइम खत्म नहीं होता। मीही कहीं भी नहीं जा सकती है, वो घर में ही रहेगी। गाइस, ये मीही ओल्ड थी, इसीलिए हम इसे ओल्ड मीही बुलाएंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब ओल्ड मीही उस घर पे अकेली थी जहाँ पे खून हुआ था और अब वो चाकू लेके बेसमेंट की तरफ जाती है, पर बेसमेंट के दरवाजे को कोई अंदर से खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ हम ओल्ड मीही के कुछ पास्ट के सीन देखते हैं, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद करती है। इन पास्ट के सीन से हम ये जान पाते हैं कि मीही के 2 बेटे थे, जिसमें से उसके छोटे बेटे का नाम था जीवॉन और बड़े बेटे का नाम था ह्योजो। और मीही के साथ उसके हस्बैंड मिस्टर किम भी रहते थे। दोस्तों, मिस्टर किम बहुत ही बुरे इंसान थे। वो अपनी पत्नी की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मिस्टर किम मीही के दूसरे हस्बैंड थे और मीही और मिस्टर किम का बेटा था जीवॉन और ह्योजो मीही के एक्स हस्बैंड का बेटा था। इसी वजह से मिस्टर किम ह्योजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसे मारते थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ ओल्ड मीही के हाउस में एक प्रीस्ट आता है, जिसे ओल्ड मीही बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि अब गॉड से उसका विश्वास खत्म हो गया था। और ये प्रीस्ट उसी चर्च से आया था जहाँ मीही 25 साल पहले अपनी फैमिली की वेल विशिंग के लिए जाया करती थी और वो वहाँ की सोसाइटी की मेंबर थी। ये प्रीस्ट मीही को बताने आया था कि वो गॉड पे भरोसा रखे, लेकिन गॉड ने मीही के साथ ये सब होने दिया और उसकी फैमिली को छीन लिया था और मीही को उन चीजों की सजा मिली थी जो वो सपने में भी सोच नहीं सकती थी। अब प्रीस्ट बातों बातों में उस दिन का जिक्र करता है जिसने मीही की पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया था और प्रीस्ट मीही के उस इंसिडेंट्स को जानने के लिए काफी क्यूरियस था। पहले तो ओल्ड मीही कुछ भी नहीं बताती, पर प्रीस्ट के कन्विंस करने की वजह से और उसे विश्वास दिलाने की वजह से कि वो उनके बेटे को ढूंढने में मीही की हेल्प करेगा, इसी वजह से मीही उसे अपनी पास्ट की कुछ स्टोरीज बताने लगती है। अब कहानी वापस पास्ट में मूव करती है, जहाँ पे हम मीही के दोनों बच्चों को अपने दोनों दोस्तों से मिलता देखते हैं, जिनका नाम था जुनहो और योनही। जुनहो और ह्योजे मिलने पे एक सीक्रेट हैंडशेक करते हैं। गाइस, इस हैंडशेक को याद रखिएगा। अब ये लोग वीडियो गेम खेलने लगते हैं, पर गलत तरीके से। वो बिना पैसे के काफी देर तक खेलते हैं कि तभी वहाँ गेम पार्लर की ओनर आके उन्हें भगा देती है। अब शाम को घर जाते टाइम ह्योजे यूनही को एक पेंडेंट देता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था।
और यूनही भी उसे काफी पसंद करती थी। अब शाम को ये लोग घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे वही गेम पार्लर वाली लेडी उनके घर पे थी और वो उनकी शिकायत करके वहाँ से जाने लगती है, पर वो थोड़ी अजीब बिहेव करती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ह्योजो को मीही के साथ देखते हैं जो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसकी मौत भी उसके पिता की तरह जल्दी हो जाएगी, जिस पे मीही उसे मना कर देती है और वो ह्योजो से प्रॉमिस करती है कि वो उसका इलाज जरूर कराएगी और उसे कुछ भी नहीं होने देगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ह्योजो को एक डिजीज थी जो उसको उसके फादर से मिली थी और अभी वहाँ उस डिजीज का कोई भी इलाज नहीं था। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब प्रीस्ट वहाँ से जाने लगता है और ओल्ड मीही को विश्वास दिलाता है कि वो वापस आएगा और उस घर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करके लाएगा। और अब फिर से ओल्ड मीही उस घर में एकदम अकेली थी। अब मीही को अपने घर में 2 बच्चियां और एक लेडी दिखती है जो उसे हॉन्ट करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ वहाँ उन्हें एक जापानीज लेडी भी दिखती है जिससे मीही काफी डर जाती है, पर वो हार नहीं मानती क्योंकि उसे अपने बेटे ह्योजो को ढूंढना था जिसको आज से 25 साल पहले खींच के कोई ले गया था। अब हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे मीही को कोई हॉन्ट करता है और ह्योजो को एक स्लिप देकर चला जाता है जिसमें लिखा था कि अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाओ क्योंकि वहाँ कुछ होने वाला है। और जब मीही उसे पढ़ती है तो वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम मीही को मार्केट से कुछ सामान लाता देखते हैं और वहाँ उसे वो गेम पार्लर वाली लेडी मिलती है जो मीही को बताती है कि उसके घर में कुछ टेम्परल ग्लिचेस हैं, यानी कि अस्थायी गड़बड़ियाँ जिसको आप लौकिक भी कह सकते हैं। और वो मीही को एक जियोमेंसर बुलाने की सलाह देती है और नेक्स्ट डे मीही ऐसा ही करती है। उसने एक जियोमेंसर को बुलवाया था। उस जियोमेंसर को बेसमेंट वाले गेट से कुछ आवाजें आती सुनाई देती हैं, लेकिन वहाँ टेम्परल इवेंट के चलते यानी कि अस्थायी घटना के कारण उसके हाथ की चेन दरवाजे की ओर खिंचती चली जाती है जैसे कि उसके पीछे एक विशाल चुंबक था, जिससे वो जियोमेंसर काफी डर जाता है और वो मीही को एक शवन बुलाने की एडवाइस देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मीही इन सब चीजों से काफी परेशान थी, इसीलिए वो एक शमन को बुलवाती है। लेकिन जैसे ही वो शमन अपनी पूजा स्टार्ट करती है वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं जिसमें 2 छोटी बच्चियां, एक लेडी, एक जापानीज मैन और वुमेन और एक ओल्ड मैन था, जिसे देखकर मीही उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है और शमन को भी अपनी वर्शिप बंद करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब इन इंसिडेंट से मीही काफी डर गई थी और वो किसी तरह अपने आप को संभालती है। अब हम ह्योजो को घर पे आता देखते हैं, पर वो काफी लेट हो गया था जिसकी वजह से उसे काफी डांट पड़ती है, पर जीवोन उसके साथ नहीं था और ह्योजो से पूछने पे वो बताता है कि जीवोन काफी देर पहले ही उसके पास से घर के लिए निकल गया था, पर वो अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जिसके बाद मीही और ह्योजो दोनों ही जीवोन को ढूंढने लगते हैं। उन्हें जीवोन की साइकिल पास के ही एक लेक में मिल जाती है। अब यहाँ पुलिस सर्च करने आ जाती है। पुलिस के सर्च करने के बाद उन्हें जीवन की डेड बॉडी लेक में मिलती है, जिसे देख के मिस्टर किम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और ह्योजो को डांटने लगते हैं क्योंकि जीवन उसकी जिम्मेदारी था, पर ह्योजो उसे निभा नहीं पाया। दूसरी तरफ हम मीही को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि उसका बेटा अब उसके पास नहीं था। अब सीन वापस प्रेजेंट में मूव करता है जहाँ पे हम प्रीस्ट को देखते हैं जो उस घर की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। अब इस प्रीस्ट को पता चलता है कि 1967 में मीही की फैमिली से पहले वहाँ एक फैमिली रहा करती थी जहाँ पे 2 लड़कियां और एक माँ रहा करती थी और वो भी उस घर से एक दिन गायब हो गई थी। अब प्रीस्ट को एक एडिटर से ये भी पता चलता है कि वो घर एक जापानीज जनरल ने बनवाया था और कुछ टाइम बाद वहाँ के फार्मर्स ने उन्हें मार दिया था और इस हादसे को एक रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। और होपफुली वो रिपोर्टर भी जिंदा था, पर वो हॉस्पिटलाइज था, वो काफी ज्यादा बीमार था। अब प्रीस्ट उस रिपोर्टर से पूछता है और वो रिपोर्टर सब सच बताता है। दोस्तों साल पे बहुत ही ध्यान रखिएगा कि 1992 मीही की फैमिली से पहले 1967 में एक और फैमिली भी पहले वहाँ से गायब हो गई थी और ये सिलसिला उससे पहले से चलता आ रहा है। इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी जब एक जापानीज जनरल ने उस घर को बनवाया था जो कि काफी निर्दयी था और वो फार्मर्स पे काफी जुल्म करता था, जिससे फार्मर्स ने इस जापानीज जनरल को मारने का प्लान बनाया। जिसके बाद वो फैमिली किसी को नहीं मिली। वो दोनों हस्बैंड वाइफ इस रिपोर्टर के सामने उस बेसमेंट वाले रूम में गए थे, पर फार्मर्स ने जब उन्हें ढूंढा तो वहाँ बस एक दीवार थी। फार्मर्स ने ये रूमर फैला दिया कि उन्होंने उस फैमिली को मार दिया था। गाइस ये आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक साथ काफी टाइमलाइंस की बात चल रही थी, जैसे कि 1942 की, 1967 की, 1992 की और 2017 की, जहाँ लोग उस घर में अपने आप गायब हो रहे थे। लेकिन इसका जवाब हमें एंडिंग में मिल जाएगा। और अब प्रीस्ट यहाँ सब कुछ समझ गया था कि ये इंसिडेंट्स हर 25 साल की साइकिल के बाद होते हैं
और इनकी डेट भी सेम थी, यानी कि 11 नवंबर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और इसी वक्त लोग गायब होते हैं। अब सब कुछ समझने के बाद प्रीस्ट मीही के घर जाता है और उन्हें इन सब के बारे में बताता है। और ये प्रीस्ट मीही को उन सब लोगों की फोटो दिखाता है जो उस घर से गायब हुए थे। और अब प्रीस्ट यहाँ बताता है कि आज वही तारीख है जो कि 25 साल बाद आई है जब लोग गायब होते हैं, यानी कि 11 नवंबर। इसीलिए प्रीस्ट मीही को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आज वहाँ क्या होने वाला है। पर ओल्ड मीही को अभी भी लगता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो वहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि उसको ये लगता है कि आज उसका बेटा उसे मिल जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन उसका बेटा गायब हुआ था। इसीलिए वो प्रीस्ट को जबरदस्ती वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद आने वाली सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। अब 11 बजने वाले थे, यानी स्टार्टिंग का वही समय जो मैंने आपको गौर देने के लिए कहा था। और अब ओल्ड मीही के घर में लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और उसे आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन मीही हार नहीं मानती, बल्कि अपने बेटे के लिए वो हाथ में चाकू लेके बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वो उस रूम का गेट खोलती है तो वहाँ पहले की ही तरह कोई भी दीवार नहीं थी, बल्कि एक डार्क रूम था जिसमें मीही आगे बढ़ती जा रही थी। और वो उसी गेट से बाहर निकल आती है और वो अपने घर में ही पहुंचती है। पर उसका घर अब काफी साफ लग रहा था, जो ओल्ड मीही को काफी वियर्ड लगता है। अब ओल्ड मीही अपने रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर उस रूम का दरवाजा लॉक था और उस रूम में पहले से ही कोई था। अब गाइस एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि अंदर और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मीही की यंगर सेल्फ थी, यानी पास्ट की मीही। और ये वही सीन था जब मीही को उसके घर में कोई हॉन्ट कर रहा था, जिसके अगले दिन पुलिस इंटेरोगेट करने आती है। और जब ओल्ड मीही पास्ट वाली मीही को देखती है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए वो सीधा अपने बेटे ह्योजो के रूम में जाती है और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसी की माँ है। गाइस ये सीन काफी इमोशनल है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से 25 साल बाद मिलती है। और दूसरी तरफ हम जीवोन को देखते हैं जो काफी डर जाता है, क्योंकि उसके रूम के बाहर वो किसी साए को देखता है। इसीलिए वो एक कबर्ड में छुप जाता है और उसे वहाँ ह्योजो मिलने आता है। गाइस यहाँ एक और ट्विस्ट, गाइस ये ह्योजो इस टाइम लाइन वाला नहीं बल्कि 1992 की ही दूसरी टाइम लाइन का था, जो अपने भाई की मौत के बाद पास्ट में आकर दोबारा उससे मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ह्योजो को इस रूम की सच्चाई पता थी। आई नो आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं यहाँ आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे 2 मीही हैं, एक पास्ट की मीही और एक प्रेजेंट की मीही। पास्ट वाली 1992 की है और प्रेजेंट वाली मीही, जिसे हम ओल्ड मीही कहते आ रहे हैं, वो 2017 की है। और यहाँ ह्योजो भी 2 हैं, एक तो सेम टाइम लाइन का है पर दूसरा भी सेम ईयर पे, लेकिन थोड़े दिन आगे से आया था। यानी ये वो ह्योजो है उस वक्त से आया है जब उसके भाई की मौत हो गई थी। नाउ गाइस बैक टू स्टोरी। जीवन के चिल्लाने की वजह से मीही अपने बेटे के रूम की तरफ आती है। वो पहले ह्योजो के रूम में जाती है, जहाँ पहले से ही ओल्ड मीही थी। ओल्ड मीही ह्योजो को एक पेपर पे कुछ लिख कर देती है और उसे अपनी माँ को देने के लिए कहती है, यानी कि 1992 वाली मीही को। उस पेपर पे ये लिखा था कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी चली जाओ। और गाइस ये वही चिट थी जो ह्योजो ने पुलिस के जाने के बाद अपनी माँ को दी थी। अब शायद आपकी कंफ्यूजन धीरे धीरे कम हो रही होगी। अब ओल्ड मीही वहाँ से निकल के वापस अपनी टाइमलाइन में आती है, पर वहाँ उसे वही लड़कियाँ, जापानीज वुमेन और बूढ़ा आदमी मिलता है, जिससे डर के वो वापस अपने रूम की तरफ भागती है। और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी मीही की तरफ भागता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट, और वो ओल्ड आदमी बताता है कि वो ह्योजो है जो पिछले 75 ईयर्स से इस घर से टाइम के थ्रू यहाँ वहाँ घूम रहा है अपनी माँ से मिलने के लिए, और आज उसे उसकी माँ मिली है। पर पहले तो ओल्ड मीही ओल्ड ह्योजो पे विश्वास नहीं करती, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे पहचान लेती है और ओल्ड ह्योजो अपनी माँ को बताता है कि उनके पास 2 ऑप्शन है, जिसमें से एक तो यह है कि वो यहाँ से वापस चली जाए या फिर वापस उस टाइमलाइन में जाए जहाँ मिस्टर किम ह्योजो को मारने वाले थे। पर ओल्ड मीही अपने बेटे को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उस टाइमलाइन में जाती है जहाँ मिस्टर किम ह्योजो को मारने वाले थे। अब सीन उस टाइमलाइन की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर किम काफी डिप्रेस्ड थे अपने बेटे जीवन की मौत से, और वो ह्योजो को अपने बेटे की मौत की वजह मानते हैं। डिप्रेशन और नशे की हालत में वो ह्योजो को जान से मारने की ठान लेते हैं। पर जब ये मीही यानी सेम टाइम लाइन वाली मीही को पता चलता है तो वो मिस्टर किम को रोकने की कोशिश करती है। गाइस ये मूवी का वही स्टार्टिंग वाला सीन था। मिस्टर किम गुस्से में दोनों माँ बेटे को अपने बेटे की मौत का दोषी ठहराते हैं और गुस्से में मीही के सर पे शीशा मार देते हैं,
जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है और इसके बाद वो ह्योजो की तरफ चाकू लेके बढ़ते हैं। ह्योजो डर के मारे बेसमेंट में चला जाता है और चिल्ला कर अपनी माँ को बुलाने लगता है। अब मिस्टर किम भी बेसमेंट में आ चुके थे और वो ह्योजो को मारने की कोशिश करते हैं, पर ओल्ड मी ही आकर उसे बचा लेती है और वो गलती से मिस्टर किम के पेट में चाकू मार देती है और ह्योजो को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ मीही आती है और अपने पति की लाश को देखकर डर जाती है। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। तभी दूसरी तरफ ओल्ड मीही को ध्यान आता है कि उसने ह्योजो को वादा किया था कि वो अपने बेटे का इलाज करवाएगी और उसे कुछ नहीं होने देगी, लेकिन 1992 की टाइमलाइन में उस डिजीज का कोई भी इलाज अब तक नहीं आया था। इसीलिए वो ह्योजो को अंदर खींच लेती है और अपने साथ ले जाती है और तभी उस रूम का गेट बंद हो जाता है और जैसे ही मीही उस रूम के गेट को खोलती है वहाँ दीवार के अलावा और कुछ नहीं था और हम यहाँ मूवी के वही स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं जिसमें पुलिस मीही को अरेस्ट करके ले जाती है और अब स्टोरी प्रेजेंट में यानी 2017 में आती है और हम प्रीस्ट को मीही के हाउस में देखते हैं और प्रीस्ट ह्योजो से वही सीक्रेट हैंडशेक करता है। मैंने आपसे उस सीक्रेट हैंडशेक को ध्यान रखने के लिए कहा था और यहाँ प्रीस्ट ह्योजो से सीक्रेट हैंडशेक करता है जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि वो ह्योजो के बचपन का दोस्त जुनहो है और इसीलिए वो ह्योजो के केस में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसीलिए मैंने आपको सीक्रेट हैंडशेक को याद रखने के लिए कहा था। एट लास्ट प्रीस्ट ह्योजो को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है और यहाँ पे ह्योजो युनही से मिलता है जिसने अभी तक ह्योजो का दिया हुआ पेंडेंट पहन रखा था और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। मुझे पता है कि आपके मन में काफी सवाल होंगे जिनका जवाब आपको चाहिए होगा और कुछ को ये स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, इसीलिए सबसे पहले आप कुछ जरूरी चीजें जान लीजिए। गाइस, ये गायब हुए लोग वही थे जो बार बार मीही को उसके घर में हॉन्ट कर रहे थे। दरअसल वो बेसमेंट वाला रूम एक टाइम पोर्टल की तरह काम कर रहा था जो हर 25 साल बाद थोड़ी देर के लिए खुलता है, जिससे मीही टाइम ट्रेवल करके 2017 से 1992 में आ गई थी। हमने मूवी की स्टार्टिंग की जो टाइमलाइन देखी थी वो थी 1942 की, जिसमें वो जापानीज जनरल और उसकी वाइफ थे। दूसरी हमने देखी 1967 की, जहां वो दोनों लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थीं। तीसरी थी 1992 वाली, जहां मीही की स्टोरी चलती है और एंड की टाइमलाइन थी 2017 की, जहां 1992 वाला ह्योजो अपना इलाज करवाने आता है। अब आपका सवाल होगा कि जो उस घर में दिख रहे थे वो भूत थे या इंसान। सो गाइस, वो भूत नहीं बल्कि इंसान थे, बस वो टाइम लूप में फंसे हुए थे क्योंकि हर 25 साल बाद वो टाइम पोर्टल ओपन होता था। तो अगर कोई उससे गुजरा हो या उसके आसपास होता था तो वो टाइम लूप में फंस जाता था, जिसकी वजह से अतीत के वो लोग दूसरी टाइमलाइंस में घूम रहे थे। हालांकि मूवी में दिखाया नहीं गया है। 1992 वाला ह्योजे 2017 में अपनी नई लाइफ शुरू करता है और उसका इलाज हो जाता है और 1992 में ह्योजे को पुरानी खबर से पता चलता है कि 11 नवंबर 1992 की रात उसके लापता होने और सौतेले पिता की मौत के कारण उसकी मां मीही को 25 साल की सजा सुनाई गई थी। यही कारण है कि वो 2017 में मीही तक पहुंचने की कोशिश करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी मां को बता सके कि वो अपनी लाइफ बर्बाद न करे। लेकिन 2042 और 2067 में असफल होने के बाद वो 2092 में सफल हो जाता है और अपनी माँ से मिलने के लिए टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता है, जो हुआ है वो हो गया है और उसे बदला नहीं जा सकता। ये मूवी डार्क सीरीज से काफी मिलती जुलती है क्योंकि डार्क का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही था। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ये टाइम लूप खत्म किया जा सकता था? इसका जवाब है हाँ, ये टाइम लूप एंड किया जा सकता था। इसके लिए किसी इंसान को उस टाइम में जाना होगा जहां वो लोग उस टाइम लूप में फंसे थे और उन्हें उस टाइम लूप में फंसने से पहले उन लोगों को कहीं और ले जाना होगा। इसका एग्जाम्पल हम तब देखते हैं जब ओल्ड ह्योजो ने अपनी माँ को उसे बचाने से रोकने की कोशिश करता है ताकि वो टाइम लूप खत्म हो जाए और उसकी माँ को जेल में नहीं जाना पड़े। पर ओल्ड मीही ऐसा नहीं मानती थी, उसे अपने बेटे की जान की ज्यादा परवाह थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद ह्योजो कभी टाइम लूप में फंसता ही नहीं और उसकी भी कम उम्र में उसके पिता की तरह मौत हो जाती। लेकिन ओल्ड मीही ने ह्योजो को बचा लिया था, इसीलिए वो टाइम लूप कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए? गाइज, इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा एंड आई थिंक आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो एक बार इसे अपना वैल्यूएबल टाइम जरूर देना।
गाइस मुझे इस मूवी की सबसे अच्छी बात यही लगी कि एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दिया। इसीलिए कहते हैं देयर इज नो लव बिगर देन मदर्स लव, सो प्लीज रिस्पेक्ट हर एंड टेक केयर ऑफ हर इन हर ओल्डर टाइम्स। तो गाइज ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हाउस ऑफ डिसअपीयर्ड को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंसर दे पाऊँ। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।